मेरा नाम माधुरी सिंह त्रिपाठी है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद मैंने दिल्ली में जो है पत्रकारिता में 14-15 बरस तक काम किया और दिल्ली में ही मैं नोएडा में एक स्टार्टअप के बिजनेस से जुड़ी और उस बिजनेस को भी मैंने अच्छी तरीके से चलाया। और ये जो क्षेत्र है मेरा, ये जो गांव है मेरा पयागपुर, ये मेरे पुरखों का गांव है और मैं यहाँ की बहू हूँ। और इससे पहले मेरा नाता जो है ठाकुर परिवार से रहा और मैं ठाकुर की बेटी हूँ और अब एक ब्राह्मण की बहू हूँ। और इस क्षेत्र में जहाँ आप बैठे हैं पयागपुर, ये देवी पाटन मंडल, ये श्रावस्ती, यहाँ सब में मेरे पुरखे बसते हैं और इसी नाते मुझे इस क्षेत्र से एक लगाव भी है। हर किसी को अपने अपने गांव से, अपने क्षेत्र से जो एक क्या कहें नेचुरल एक उनका बॉन्डिंग होता है, वो मेरा भी है यहाँ से। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आज की मेहमान हैं माधुरी सिंह त्रिपाठी, जो लोकसभा श्रावस्ती से भाजपा की संभावित प्रत्याशी हैं। उन्होंने लोकसभा श्रावस्ती के विकास तथा किन मुद्दों को लेकर वो इस क्षेत्र से आना चाहती हैं, इस पर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो श्रावस्ती के विकास के लिए हैं। आखिरकार उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरा पूरा नाम माधुरी सिंह त्रिपाठी है और मैं इस स्थान से जहाँ बैठे हैं, ये देवी पाटन मंडल, ये पयागपुर, ये श्रावस्ती, इस जगह से मेरा पिछले 12-14 वर्षों का नाता है। पिछले 10 साल से लगातार मैं यहाँ समाज सेवा से जुड़ी हूँ। ये मेरा घर आप देख रहे हैं। हमारा मूलतः कारोबार जो है दिल्ली से जुड़ा है। मैं एक लंबे समय तक वहाँ पे टीवी पत्रकार रही। मैं फोकस और हमार टीवी की चैनल हेड भी रही। इसके अलावा मैंने साधना न्यूज़ में भी काम किया। सहारा समय न्यूज़ चैनल में मैंने लंबे समय तक काम किया। P7 न्यूज़, ETV, इन सब को काम करते हुए मुझे ज़मीन की समस्याओं का एक लंबा अनुभव था। ये सब कुछ देखते हुए, दिल्ली में कारोबार करते हुए, नोएडा में कारोबार करते हुए मैं वापस गांव की ओर लौटी और मुझे लगा कि वहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम उनके साथ अवसर हैं, उनके पास बिजनेस के अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो उनके बीच रहकर कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर मैं गांव की तरफ लौट कर कुछ बड़ा करूंगी या यहाँ की जनता के लिए कुछ छोटा भी कर पाऊंगी तो बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं अपने गांव क्षेत्र में लौटी और यहाँ के लोगों से के बीच जुड़कर मैं समाज सेवा का काम कर रही हूँ। और ये जो मेरा घर है, आवास से आप देख रहे हैं, ये 4-5 दलित गांवों के बीच में मेरा ये घर है और पिछले 10 वर्षों से लगातार उनसे जुड़कर मैं यहाँ पर रक्षाबंधन का कार्यक्रम करती हूँ। उनका सामाजिक उत्थान हो, उनके पास जो है उनके सोचने का नज़रिया बदले, इसके लिए मैं यहाँ पे कई तरह के बुद्धिजीवियों से जुड़े हुए कार्यक्रम करती हूँ। अपने परिसर में करती हूँ, गाँव में जाकर करती हूँ। नया साल का भी एक बहुत बड़ा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए मनोरंजन के अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। बिल्कुल गांव का सुदूर इलाका है, तो काफ़ी सारे काम मैं यहाँ पे करती रहती हूँ। और हाँ, ये सच है कि मैंने इसका कहीं दिखावा नहीं किया। जब समाज सेवा थी पिछले 10 वर्षों से, तो मैंने कभी इसको फेसबुक पे नहीं लगाया कि हाँ मैंने ये बांटा या ये मैं कर रही हूँ। ये सब कुछ दिखाने के लिए नहीं था, ये स्वांत सुखाए था। लेकिन जब से 2021 से जब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, तो अब मैं फेसबुक पर हर कुछ अपलोड करती हूँ और मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि हाँ क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। तो सामाजिक जीवन मेरा बहुत लंबा है, राजनीतिक जीवन जो है अभी नया है। और सामाजिक जीवन को और राजनीतिक जीवन को मैं एक ही मानती हूँ। जब व्यक्ति समाज की सेवा करता है तो वो समाज के हित के लिए करता है, और एक राजनेता जब समाज सेवा करता है तो वो भी समाज के हित में ही होता है, बस नाम बदल दिए जाते हैं। ये अपने अपने देखने का नजरिया है। समाज सेवा और राजनीति लगभग एक ही सब्जेक्ट है, एक ही विषय है, फिर भी आप पता चल रहा है कि राजनीति में आना चाहती हैं और लोकसभा श्रावस्ती चुन रही हैं, जहां पर आप भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनने जा रही हैं। एक संभावित उम्मीद है, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो आप श्रावस्ती वासी या बलरामपुर वासियों के लिए करेंगे जिससे वो आपको चुने? देखिए, देश के सबसे बड़े शहर में रहने के बाद, वहाँ की सुख सुविधाएं पाने के बाद, वहाँ पढ़ने के बाद, वहाँ काम करने के बाद, वहाँ बिजनेस में स्थापित होने के बाद मैंने गांव को क्यों चुना होगा? शायद इसलिए चुना है कि मुझे लगा है कि यहाँ के लोगों को वाकई मेरी आवश्यकता है, मेरे जैसे सोच वाले लोगों की आवश्यकता है। श्रावस्ती में देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद, जबकि वो भगवान बुद्ध के नाम से इतना मशहूर है,
जो है बौद्ध स्तूप है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके बावजूद भी जो है साक्षरता दर में संभवतः देश में सबसे पिछड़ा है। गरीबी के दर में भी आप देखिए सबसे पिछड़ा है। स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ पर कितनी खराब हैं। इसके अलावा स्कूल में भी जो है अच्छे अवसर नहीं मिल रहे हैं। पूरा एक एजुकेशन माफिया के अंतर्गत यहाँ तमाम डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज और स्कूल चलाए जा रहे हैं, जहाँ पे नकल की शिक्षा का बड़ा बोलबाला है। इसके अलावा आप खुद भी जानते हैं कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। अस्पतालों में जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो दूसरे जगह पोस्ट कर दिए जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत नगण्य मात्रा में हैं यहाँ पे। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि आपके लिए, देश के लिए कितना अजूबा है। आज मैं अपने दिल्ली के दर्शकों को बताऊं, अपने दोस्तों को, तो कितना अजूबा है कि आज भी श्रावस्ती में ऐसे लोग रहते हैं जो ये कह सकते हैं बहुतायत मात्रा में कि उन्होंने अपनी आंखों से रेल नहीं देखा, ट्रेन नहीं देखी, उन्होंने रेल में सफर नहीं किया। उनके लिए एक बड़ी बात है। वो कहीं सफर करके आते हैं तो फेसबुक पे लगा सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से नहीं देखा। तो इतना पिछड़ा इलाका है जहां रेल लाइन भी ठीक से नहीं पहुंच सकी है। आधे से ज्यादा जिले जो हैं, आधे से ज्यादा क्षेत्र, गांव जो है रेल लाइन से परे हैं। तो आप इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती के बारे में बात करिए। जब मैंने कहा कि बौद्ध स्तूप यहाँ पर है, तो डाकू अंगुलीमाल की गुफा भी है यहाँ पे। यहाँ से बहुत सटा हुआ अयोध्या भी है। तो क्यों नहीं हम, जब अयोध्या में एक बहुत बड़े राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जब अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आने वाले हैं, पूरे देश की नजर अयोध्या में है, तो वहां से 60 किलोमीटर दूर श्रावस्ती कौन सी बहुत दूर है। और क्यों नहीं हम अपने बौद्ध स्तूप को भगवान राम मंदिर से जोड़ करके एक टूरिज्म कॉरिडोर बना सकते हैं और इस जगह को भी जो है टूरिस्ट की नज़र में पॉपुलर बना सकते हैं। और इसके लिए, इससे हमारे इस क्षेत्र का रोजगार भी विकसित होगा। तो बातें सोचने की हैं, करने की हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं आऊँगी तो मैं अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करूँगी। हम सब का काम है प्रयास करना, कंट्रीब्यूट करना, पर हम नियत ही नहीं रखेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले जो भी यहाँ पे सांसद, विधायक या जो लोग भी रहे हैं, उन्होंने शायद अपना 100% नहीं दिया है। तो अपना 100% देना चाहती हूँ। मैं वाकई इस क्षेत्र के उत्थान के लिए चिंतित हूँ। और एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दिल्ली में रहते हुए लोगों के नौकरी के इंटरव्यू के दौरान देखा कि अधिकतर लोग जब इस पूरे देवी पाटन मंडल से आते हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती से आते हैं, तो दिल्ली में किस पद की नौकरी मांगते हैं, मुंबई में किस पद की नौकरी मांगते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, अधिकतर लोग यहाँ से जो जाते हैं वो चौकीदार की नौकरी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशनल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या और चीज़ों को, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या उससे भी कहें तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो ये तो यहाँ एजुकेशनल सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। तो इसलिए जब यहाँ से जाएंगे, वहाँ चौकीदार बनेंगे, तो बाद में वहाँ से लोग कहते हैं भैया हैं, तो लोग बुरा मानते हैं। तो मुझे एक धब्बा जैसा लगता है जब मैं सोचती हूँ कि यहाँ के क्षेत्र के लोग वहाँ जाके सिर्फ चौकीदार बन सकते हैं क्या। ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान यहाँ IAS PCS सब कुछ हुए होंगे, लेकिन मैं बहुतायत की मात्रा में कह रही हूँ कि यहाँ बड़े शहरों में यही हो रहा है, यहीं के लोग पलायन करके जा रहे हैं। आप एक महिला हैं, महिला का भी यहाँ पर पतन ही हो रहा है, उनके ऊपर लगातार हिंसा हो रही है। कई महिलाएं दहेज की उस पर चल चुकी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में महिलाओं के उत्थान के लिए कोई शब्द? बिल्कुल, देखिए श्रावस्ती, फिर से कहूँगी कि फिर से एक ऐसी जगह है जहां आज भी सबसे अधिक संख्या में देश में रजिस्टर्ड हुआ है कि यहाँ पे बाल विवाह हुए हैं। तो जब बाल विवाह आज भी चलन में जिस क्षेत्र में होगा, वहाँ की महिलाएं कैसे एजुकेटेड होंगी, वहाँ की महिलाएं कैसे सशक्त होंगी। आखिर एक माँ ही तो परिवार चलाती है, माँ ही तो फिर बेटे को जन्म देती है, बेटे से ही तो संसार चलता है। तो जब माँ का ही शैक्षणिक स्तर, बौद्धिक स्तर कम होगा, या वो खुद ही बाल विवाह का शिकार होगी, तो वो अपने गांव क्षेत्र को, अपने समाज को, अपने देश को क्या कुछ दे पाएगी। तो मुझे तो लगता है कि महिलाओं के हक में सबसे पहले ये है, या समाज के हक में सबसे पहले ये है कि बाल विवाह की प्रथा को जोरदार तरीके से बंद किया जाए। इसके बाद दहेज प्रथा भी है, कम उम्र में शादी भी एक समस्या है, फिर दहेज की भी समस्या है। ये सारी समस्याएं हैं। और तीसरा जो सबके लिए है, वो पुरुष हो चाहे औरत हो, शिक्षा नहीं रहेगी तो जाहिर है शोषण होगा। शिक्षा नहीं है उनके पास, यही सबसे बड़ी जो है यहाँ का दुर्भाग्य है।